सबसे पहले तो किसी भी व्याख्यान को, किसी भी परिस्थिति से पहले एक छोटा सा रिकैप जरूरी है। हम लोग किस बारे में बात करने जा रहे हैं, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं और उसके बाद चर्चा को शुरू करता हूं। हम लोग कोविड-19 की बात कर रहे हैं, जो कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हो रहा है। आप सब लोगों को पता है कोरोना वायरस कोई नई वायरस नहीं है। मानव कोरोना वायरस से हम लोग भली भांति परिचित हैं और मानव कोरोना वायरस हमारे शरीर में परमानेंटली रहता भी है। लेकिन अभी जो समस्या खड़ी हुई है वो हुई है नोवेल कोरोना वायरस के कारण। चूंकि ये नया था हमारे लिए और हमने इसके बारे में न तो हमारा कोई एक्सपोजर था न जानकारी थी, इसलिए हमने इसको नोवेल कोरोना वायरस का नाम दिया। वुहान में, चाइना के वुहान में ये दिसंबर 2019 में किसी समय शुरू हुआ और 12 फरवरी 2020 को जो अंतर्राष्ट्रीय समिति है वायरल क्लासिफिकेशन की, उसने इसको कोविड-19 का नाम दिया। तो अब ये वायरस और ये इंसिडेंस कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। और चूंकि WHO ने इसको महामारी, वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है, तो हम लोग इसको अब कोविड-19 पैंडेमिक बोलते हैं। जो इस समय स्थिति है इस बीमारी की, वो बहुत अच्छे संकेत नहीं है। अगर हम WHO के डेटा पर जाएं, कल शाम के, डेट इसमें गलत दिख रहा है, उसको इग्नोर करेंगे। कल शाम के अगर हम डेटा पर जाएं तो WHO के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में 47,35,622 कन्फर्म्ड केस हो चुके हैं कोरोना के और 3,16,279 लोग मारे जा चुके हैं इसके कारण। जो सबसे ज़्यादा प्रभावित कंट्रीज हैं, USA है, 1 लाख से ऊपर डेथ हो चुकी है, फॉलोड बाय रसिया, UK, इटली, फ्रांस, स्पेन और अब नया नया नाम हम लोग ब्राजील के बारे में सुन रहे हैं। भारत की स्थिति की तुलना करें तो विश्व की स्थिति की तुलना में तो हम अच्छी परिस्थिति में हैं, लेकिन फिर भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कल शाम तक हम लोग 1,06,874 केसेस थे, 3,302 लोग की डेथ हो चुकी थी और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है नंबर ऑफ केस के मामले में भी, डेथ के मामले में भी। उसको फॉलो कर रहे हैं तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, MP और फिर UP। तो हम लोग हर तरह से नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ डेथ, रिकवरी रेट, इन सब चीज़ों में अच्छे हैं बाकी विश्व की तुलना में, लेकिन फिर भी सावधान रहने की ज़रूरत है और इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। छात्राओं, आप ध्यान दीजिए कि आपके कॉलेज ने इस मुद्दे पर इस व्याख्यान को इसीलिए आयोजित किया ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें, जानकार हो सकें और इसके ज़रिए कुछ अपनी सहायता कर सकें और उसके बाद दूसरों की सहायता भी कर सकें। जो इस वायरस के प्रभाव में आने के बाद जो क्लिनिकल प्रभाव पड़ते हैं वो आप सब लोग परिचित हैं, हर रोज न्यूज़पेपर्स में बोला जा रहा है। और आपने ये भी सुना होगा कि 3 तरह के प्रभाव इसके दिखाए जा रहे हैं। नंबर 1, जो ज़्यादा पॉपुलेशन 80% के आसपास लोग एसिम्प्टोमेटिक कहे जा रहे हैं, यानी ऐसे लोग जिनमें वायरस है, वायरस का प्रभाव है, लेकिन उसका कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, इनको एसिम्प्टोमेटिक कहा जा रहा है। इनमें कोई लक्षण नहीं है, जब तक जांच न किया जाए इनमें कोरोना वायरस का पता नहीं चलेगा। तो ये हम मान सकते हैं कि इन पर कोरोना वायरस का कोई घातक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये दूसरों के लिए घातक हो सकते हैं क्योंकि इनसे दूसरे को कोरोना वायरस ट्रांसफर हो सकता है। कुछ परसेंटेज केसेस ऐसे हैं 10 के आसपास जो माइल्ड केसेस हैं, जिनमें कॉमन सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कफ। पहले कहा जा रहा था कि केवल ड्राई कफ आता है, लेकिन अब आजकल कहते हैं किसी भी तरह का कफ हो सकता है। हाई फीवर एक इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है और अब वो जाड़ा देकर भी आ सकता है। पहले कहा जाता था कि केवल हाई फीवर आता है, अब ये आ रहा है कि जाड़ा देकर भी फीवर आता है। माइलेगिया हो सकता है, जिसके जरिए पूरी बॉडी में पेन होता है, एक्सेज होते हैं। शॉर्ट ब्रीथ सिम्टम, जिसको हम डिस्पेनिया भी कहते हैं, सांसें छोटी छोटी और तेज चलने लगती हैं। अक्सर ऐसा तब होता है जब हम बहुत मेहनत करते हैं या दौड़ करके आते हैं, लेकिन अगर बिना किसी ऐसी परिस्थिति के सांसें हमारी छोटी हो जाएं तो ये एक सिम्टम हो सकता है कोविड का। और इसके अलावा अक्सर
थकान महसूस करना, सर में दर्द रहना और गला खराब रहना, ये इसके माइल्ड लक्षण हैं। इनके लिए किसी खास इलाज की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे लक्षणों वाले व्यक्ति को साधारण घरेलू उपचारों के आधार पर भी ठीक किया जा सकता है। 5% लोग ऐसे पाए जा रहे हैं जिनको रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिम्टम हो रहे हैं जो घातक हैं, और जिनमें से अधिकांश को वेंटिलेटर पर रखना पड़ रहा है, जिसमें है सीवियर निमोनिया हो जाना, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाना जिसमें सांस लेना लगभग मुश्किल हो जाता है, लगातार खांसी आती है और इतनी खांसी आती है कि व्यक्ति सांस लेना उसके लिए लगभग असंभव हो जाता है अगर मशीनों की सहायता न मिले तो। सेप्टिक शॉक कुछ % लोगों में, 2-3 लोगों में पाया जाता है, जिसमें उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाता है, जो कि जीवन के लिए घातक है। और 1 या 2% ऐसे लोग हैं, अधिकतर डेथ वाले % भी ऐसे वही मिले हैं जिनमें सिस्टमेटिक मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर पाया जाता है, तो उनके अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। ये केसेस 5 ही हैं, लेकिन ज्यादातर ये बुजुर्गों के लिए या जिनको पहले से ही कोई बीमारी है, हाइपरटेंशन है, ब्लड शुगर है, हार्ट डिजीज है, उनमें ये घातक प्रभाव ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। ये तो क्लिनिकल फीचर हुई जो कि वायरस के कारण, बॉडी में वायरस आने के कारण हो रहा है, और केवल उनमें दिखाई पड़ता है जिनमें ये इन्फेक्शन हो गया। लेकिन एक बड़ी समस्या से जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है एक तरह से, वो है इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव केवल उन तक सीमित नहीं है जिनको ये रोग हुआ। मनोवैज्ञानिक प्रभाव हर व्यक्ति तक में है। तो हमें कोरोना हुआ हो या ना हो, हम उससे इन्फेक्टेड हो या ना हो, हमें उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो पड़ ही रहा है, मनोवैज्ञानिक सिम्टम तो आ ही रहा है। ये सिम्टम्स क्या हैं? जो अध्ययन अभी तक हुए हैं, मनोवैज्ञानिक अध्ययन, उन्होंने ये बताया है कि ये कॉमन सिम्टम इस के कारण है, इस परिस्थिति के कारण है, वो है नेगेटिव इमोशन, बहुत ज्यादा मात्रा में नकारात्मक सोच और नकारात्मक भावनाएं। हमेशा नकारात्मक सोच रहे हैं, किसी भी जो परिस्थिति के बारे में, किसी भी न्यूज के बारे में सुन रहे हैं तो ज्यादा पहले नकारात्मक संवेग आ रहे हैं, डर, भय, गुस्सा ये पहले आ रहा है। और ये एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जो कि बहुत अच्छी नहीं है अगर लगातार बनी रहे तो। इन्फेक्शन का डर पाया जा रहा है हर लोगों में। अच्छा, जो ये सिम्टम्स हमने बताए ये कॉमन कफ एंड कोल्ड के भी सिम्टम है। जब भी मौसम चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, कफ, जुखाम, सर्दी ये तो होता ही है हमें। लेकिन हो क्या रहा है कि चूंकि कोरोना काल चल रहा है, हम लोग रात दिन उसके बारे में सुन रहे हैं, तो जरा सा भी खांसी जुखाम हुआ हमको ये डर लग रहा है कि अरे हमको कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। फियर ऑफ इन्फेक्शन इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा है। हम लोग अपने घरों में बंद हैं, और घरों में बंद होने के कारण चूंकि हमको आदत है हमेशा बाहरी आउटडोर एक्टिविटीज की, हमको बोरियत महसूस हो रही है और फ्रस्ट्रेशन लग रहा है। हमेशा हम चाहते थे कि हमको कुछ खाली समय मिले, खाली समय मिले। अब खाली समय मिला है लेकिन कुछ कर नहीं सकते तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। कई लोगों में पाया गया है कि उनको हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो रहा है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक्सेसिव वरी है रोग के बारे में। जब आप अत्यधिक वरी करने लगते हैं इस बात के लिए कि कहीं मुझे कोई रोग तो नहीं हो गया, कहीं मुझे कोई समस्या तो नहीं हो गई, तो उसको हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। तो लोगों में पाया जा रहा है कि ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी लोगों में मिल रहा है। फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो गया है। कई बार लोगों को लग रहा है कि हम कोई काम कर ही नहीं सकते, मुझे तो आदत ये करने की है, अगर ये मैं नहीं कर सकता तो कुछ और कर ही नहीं सकता। तो उनको लग रहा है कि अब मेरे पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है, नथिंग आई कैन डू। कुछ दिनों पहले जब लॉकडाउन 3 में अल्कोहल और ड्रग की दुकानें खोली गई, आपने देखा कि दुकानों के आगे लंबी लंबी लाइनें लग गई। तो कई लोग ड्रग और अल्कोहल को यूज कर रहे हैं कोपिंग के लिए, और कई लोग नेगेटिव रिलीजियस कोपिंग को भी यूज कर रहे हैं। देखिए, रिलीजियस कोपिंग जो है वो पॉजिटिव हो सकती है। अगर आप ये देखें, अगर आप ये सुने कि ईश्वर ने कहा है कि खाली समय का सदुपयोग करें, सद चिंतन करें, गीता, महाभारत, रामायण का ध्यान करें, ईश्वर पर आस्था रखें,
ईश्वर पर विश्वास रखें कि सब अच्छा होगा, तो ये सब पॉजिटिव रिलीजियस कोपिंग है, ये धर्म के पॉजिटिव आधार हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव सोचने लगें कि अरे सब कुछ तो भगवान के हाथ में है, भगवान जो चाहेंगे वही होगा, तो हमको बचाव करने से क्या फायदा होगा, कोई जरूरी नहीं है, हम बचाव करें ना करें, भगवान चाहेंगे तभी हमको कोरोना होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। और इसलिए हमको बिल्कुल अपना नॉर्मल ही काम करना चाहिए, नॉर्मली पूजा करना चाहिए, नॉर्मली हमको अपना नमाज करना चाहिए, नॉर्मली हमको मंदिरों में जाना चाहिए। ये नेगेटिव रिलीजियस कोपिंग है, ये भी पाया जा रहा है लोगों में। एक्सट्रीम होपलेसनेस पाया जा रहा है, लोगों को लग रहा है कि अब जीवन में कुछ और मेरे लिए कोई होप नहीं है, अब अगर मैं काम नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे पास और कोई साधन नहीं है इसको अपने जीवन को चला पाने का। तो ये नेगेटिव रिलीजियस कोपिंग हो रही है। और कई लोगों में ये पाया जा रहा है कि उनमें सुसाइडल थॉट्स भी प्रिवेल हो रहे हैं। ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो लॉकडाउन सिचुएशन में है वर्ल्ड वाइड उसमें पाया जा रहा है। लेकिन कुछ प्रतिशत लोगों में कोरोना वायरस एंजाइटी सिंड्रोम भी पाया जा रहा है। कोरोना वायरस एंजाइटी सिंड्रोम शर्मन ने 2020 में इसकी खोज की और ये पाया कि कुछ लोग जो कोरोना वायरस के बारे में अत्यधिक चिंता कर रहे हैं उनमें कोरोना वायरस संबंधी चिंता के लक्षण पाए जा रहे हैं, जो कि कई बार बहुत घातक स्तर पर पहुंच जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि इसके 5 सिम्टम हैं। नंबर 1, डिजीनेस, अपने आप को हमेशा थका थका महसूस करना, हमेशा महसूस करना कि मेरे में एनर्जी की कमी है, मैं अब ध्यान किसी चीज पर नहीं दे पा रहा हूं। दूसरा, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, सोना खत्म हो गया है, बहुत कम हो गया है या बहुत ज्यादा हो गया है या नींद आ ही नहीं रही है, ये डिस्टर्बेंस है। थर्ड, पैरालिसिस, पैरालिसिस देखिए फिजिकल होता है जिसमें शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं, यहाँ हम मेंटल पैरालिसिस की बात कर रहे हैं जहां आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। दिमाग काम करना बंद का मतलब दिमाग डेड नहीं, दिमाग सोचने समझने की क्षमता खो देता है, उसको ये समझ में नहीं आता कि अब करें क्या। हम लॉकडाउन की घोषणा हो गई, हम घर में रहेंगे, अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि घर में रह करके हम क्या पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये मेंटल पैरालिसिस का सिम्टम हो सकता है। एपेटाइट लॉस, खाने की इच्छा ही नहीं हो रही, खाना कम और ज्यादा हो सकता है इन सिचुएशन में, लेकिन यदि खाने की इच्छा ही ना हो तो ये कोरोना वायरस एंजाइटी सिंड्रोम का लक्षण हो सकता है। ये चारों सिंड्रोम जो मैंने अभी बात की ये सब अंदरूनी है, ये केवल व्यक्ति देख सकता है जो उससे प्रभावित है। लेकिन एक बाह्य सिम्टम भी है जो है नौजिया, हमेशा नौजिया फीलिंग होना, वोमिटिंग टाइप की टेंडेंसी लगना और वोमिटिंग करना बिना किसी फिजिकल रीजन के, बिना किसी शारीरिक कारण के इसको करना। ये 5 सिम्टम में से कुछ या कई अगर कॉम्बिनेशन व्यक्ति में लगातार बने हुए हैं बिना किसी कारण के, तो हम ये कह सकते हैं कि उनमें कोरोना वायरस एंजाइटी सिंड्रोम हो सकता है कि है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा है क्यों? हम तो अपने घरों में हैं, सेफ हैं, हमेशा से हमको खाली समय चाहिए था, हमेशा से हम चाहते थे कि अरे कुछ समय चैन से बिताएं, कोई काम ना हो, कोई पढ़ाई ना हो, छुट्टियां मिले। अब मिला है तो क्यों नहीं हम उसका फायदा ले रहे हैं, हम क्यों इस तरह से परेशान हो रहे हैं, मानसिक परेशानियों में गिर रहे हैं? उसका कारण है देखिए कंट्रोल। हम हमेशा से छुट्टी चाहते थे, लेकिन चाहते थे वो हमारे नियंत्रण में हो। हम छुट्टी चाहते थे मित्रों से मिलने के लिए, बाहर घूमने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए, मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स जाने के लिए। ये ऐसी छुट्टी मिल गई कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। छुट्टी तो मिली है लेकिन उस छुट्टियों का उपयोग करने के जितने तरीके हमको पता है वो सब कुछ भी अलाउड नहीं है, और इसलिए हम लोग मानसिक रूप से इस सिचुएशन का सामना करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। कुछ सामाजिक प्रभाव भी हुए हैं कोविड के, फिजियोलॉजिकल हुए, मानसिक हुए जो व्यक्ति में खुद में हो रहा, और कुछ सामाजिक प्रभाव देखने को मिला है, जिसमें से एक सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो मिला है स्टिग्मा के रूप में। स्टिग्मा एक नेगेटिव फीलिंग होती है किसी दूसरे ग्रुप या व्यक्ति के प्रति, हम उसको जब एक खास तरह के
मुहर से ये कहिए कि एक खास तरह से बॉडी में मुहर लगा के अलग कर देना कि अरे ये तो इस तरह का व्यक्ति है, इस तरह का ग्रुप है, वो स्टिग्मेटाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी किसी को अपने से अलग कर देना। हमने ये पाया है कि इसके कारण स्टिग्मा बहुत जनरेट हो गया है कोविड पेशेंट के प्रति। जिसको भी ये रोग हो रहा है हमको लग रहा है कि अरे उससे दूर रहने की जरूरत है, उसके पास नहीं जाने की जरूरत है, और एक नकारात्मक भावना उसके प्रति हो जा रही है कि अरे ये कोविड इसको हो गया। दूसरा जो स्टिग्मा प्रिविलेंट है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स के प्रति है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स, नर्सेज और पुलिसमैन के ऊपर बहुत सारे पथराव की घटनाएं हुई। कई जगह पर उनको अपार्टमेंट में घुसने नहीं दिया गया, जो ड्यूटी करके आ रहे थे उनको अपार्टमेंट में आने नहीं दिया गया। उनसे कहा गया कि आप बाहर ही रहिए क्योंकि आप कोरोना मरीज को ध्यान दे रहे हैं, आप कोरोना मरीज को हेल्प कर रहे हैं, आप कोरोना मरीज को ट्रीट कर रहे हैं, तो आप हमारे यहाँ मत आइए, हो सकता है आपको इन्फेक्शन हुआ हो। तो ये स्टिग्मा आया है, और ये स्टिग्मा रिलीजन के आधार पर भी आया है। आपने देखा होगा कि एक खास रिलीजन को टारगेट किया गया बहुत समय तक, स्टेटस के कारण हुआ। लोग कह रहे हैं कि गरीब मजदूर अपने अपने जगहों से आ रहे हैं इसलिए कोरोना फैल रहा है। उससे पहले कहा जा रहा था कि विदेश से जो बड़े बड़े लोग छुट्टियां मना कर आए उनको कोरोना हुआ। तो ये जो स्टिग्मा आ रहा है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, और इस स्टिग्मा के कारण हो क्या रहा है, समाज में इनइक्वालिटी, असमानता बढ़ती जा रही है, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जा रहा है, भेदभाव हम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को एक्सक्लूड कर रहे हैं, अपने से अलग कर दे रहे हैं। एक और जो सामाजिक प्रभाव हुआ है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। रोजगार खत्म हो रहे हैं, रोजगार कम हो रहे हैं, और ये उम्मीद है कि 40% रोजगार इस दौरान खत्म हो जाएंगे, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये एक बड़ा सामाजिक प्रभाव है। और एक जो बड़ा दुखद प्रभाव इसका है वो है क्राइम और वायलेंस का, घर के अंदर वाले होने वाले क्राइम और वायलेंस का बढ़ना। घर के अंदर हम सब जानते हैं डोमेस्टिक वायलेंस होता है और चाइल्ड अब्यूज होते हैं, ये बहुत बढ़ गए हैं। पहले हमारे पास केवल यूके का डेटा था जो ये कहता था कि 25% की बढ़ोतरी हो गई है, और जो लोग पहले से ही कुछ सिचुएशन, वल्नरेबल सिचुएशन में थे, जिनको रिस्क था डोमेस्टिक वायलेंस का, वो अब एक्चुअली शिकार हो गए हैं डोमेस्टिक वायलेंस का। लेकिन बड़ा दुख की बात है ये जान करके कि भारत में भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस दुगने हो गए जो लॉकडाउन से पहले थे। अभी रिसेंटली आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एक वीडियो भी देखा होगा जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने जारी किया है, जिसमें अपील किया है कि लोग संयम बनाए रखें। तो ये पा रही है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की डबल वो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है? नंबर एक, जिन परिवारों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी लेकिन चूंकि वो ज्यादातर समय दूर दूर रहते थे तो प्रॉब्लम सेटल हो जाती थी, लड़ाई झगड़े के मौके कम आते थे। अब 24 घंटे सातों दिन साथ में रहना है, छोटी छोटी जो बहस है वो झड़प में, और जो छोटी छोटी झड़प है वो मारपीट में बदल जा रही है। तो इसके कारण डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। दूसरा जो कारण है वो ये है कि वुमेन बाहर नहीं जा सकती, छोटी छोटी चीजें भी जो हुई उसकी रिपोर्ट वो किसी से नहीं कर सकती, उसके पास कोई और जरिया नहीं है, और इसके कारण भी डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। किसी भी कारण से ये एक बेहद खतरनाक सामाजिक प्रभाव है जिसमें हमने पाया है कि डोमेस्टिक वायलेंस देश में कोरोना काल में बढ़ रहा है और डबल हो गया है। ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की रिपोर्ट है, अभी भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा आना बाकी है जिससे हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितना बढ़ा। लेकिन एक पॉजिटिव चीज भी है, आउटडोर वायलेंस के केसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए हैं। लड़ाई झगड़े, मारपीट, हत्या, बलात्कार, छेड़खानी, ये सब जो घटनाएं हैं ये कम हो गई हैं। क्यों? क्योंकि लोग बाहर हैं ही नहीं, सड़कों पे लोग हैं ही नहीं, तो घर के बाहर होने वाली जो समस्याएं हैं वो कम हो गई हैं, और जो घर के अंदर जो वायलेंस होता है वो समस्याएं बढ़ गई हैं।
ये एक बेहद खतरनाक सामाजिक प्रभाव इसका हुआ है। इसके अतिरिक्त जो घरों में दिक्कतें आई हैं, कुछ फैमिली इफेक्ट भी हैं, वो है ऑनलाइन गेमिंग बढ़ती जा रही है। जो घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, इवन एडल्ट लोग भी हैं, वो ऑनलाइन गेमों की ओर बढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय ऑनलाइन बिता रहे हैं। अगर ऑनलाइन गेम की आदत नहीं है तो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं। उससे हो क्या रहा, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ रहा है। बात करने का एक दूसरे के पास समय, मौका मिला है ईश्वर की कृपा से, लेकिन बात कर नहीं रहे हैं। फैमिली डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो लोग ऑनलाइन ज़्यादा समय बिता रहे हैं। और एक जो और प्रभाव हुआ है वो है कि इंटरटेनमेंट और लेजर एक्टिविटीज लगभग जीरो हो गए। मैंने पहले भी कहा, समय हमारे पास बहुत है, पर्याप्त समय मिला है, जितना चाहिए उससे ज्यादा मिल गया, लेकिन उस समय का उपयोग करने के लिए न तो स्पोर्ट्स हैं, न तो टूर्नामेंट है। ओलंपिक्स भी खत्म हो गया, आईपीएल भी खत्म हो गए, फुटबॉल मैचेज खत्म, सारे मैचेज खत्म हो गए, नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बंद हो गई, कल्चरल रिलीजियस फेस्टिवल्स बंद हो गए, पॉपुलेशन पे बिना मतलब का स्ट्रेस आ गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, दोस्तों से मिलना जुलना बंद हो गया, परिवार के लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया, होटल रेस्टोरेंट्स बंद हो गए जहां हम ईट आउट कर सके, मूवी थिएटर्स बंद हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं बचा जिससे हम इंटरटेनमेंट कर सकें और अपने आप को थोड़ा सा तरोताजा रख सकें। इन सब के कारण भी पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं बढ़ रही हैं। और एक जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, एजुकेशन पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। हालांकि हम शिक्षक लोग कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ा दें, ऑनलाइन लेक्चर करें, ऑनलाइन वीडियोज करें, लेकिन ये केवल एक आपदा नियंत्रण की ही तकनीक है। इसके कारण हम पूरी तरह से वो पढ़ाई नहीं कर सकते जो हम फेस टू फेस कर सकते थे। फेस टू फेस पढ़ाई का अपना ही एक फायदा होता है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी जो लेबोरेटरी बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अत्यधिक प्रयोगात्मक और प्रेक्षणात्मक शिक्षण जरूरी होता है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे जो प्रभाव हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं और ये एक ऐसा अमिट प्रभाव छोड़ने वाले हैं हम पर, जिसको अगर अच्छी तरह से डील नहीं किया गया तो शायद ये एक बड़ी समस्या और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए अब क्विकली बात करते हैं कि फिर किया क्या जाए इस समस्या के लिए। हाउ कैन वी हेल्प अवर सेल्फ, हम अपने आप को कैसे हेल्प कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो फैमिली को और सोसाइटी को कैसे हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला, अपने आप को हेल्प करना। साइको सोशल मैनेजमेंट का सबसे पहला पार्ट है अपने आप को हेल्प करना। पर्सनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे हम दो चीजें कर सकते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं, अपने माइंड को मेंटेन रख सकते हैं। कैसे, अभी आगे बताएंगे। फैमिली लेवल पे हेल्प करना, कनेक्ट कर सकते हैं फैमिली से, लाइफ स्टोरी मेथड यूज कर सकते हैं, और बचपन के जो खेल जो हम लोग घरों के अंदर खेला करते थे उनको फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। सोसाइटी लेवल पे क्या कर सकते हैं, कुछ एक लिस्ट है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं सामाजिक स्तर पर, इसकी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल लेवल पे। पर्सनल लेवल पे जरूरी है मेंटेनिंग अवर बॉडी, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। घर में बैठे बैठे जॉगिंग नहीं कर सकते, रनिंग नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते, खेल कूद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। कैसे करेंगे, दो पार्ट है। पहला प्रिपरेशन, तैयारी करके रखिए अपने हेल्थ के लिए, और दूसरा कुछ करिए, एक्शन। प्रिपरेशन, पहले से जानकारी रखिए कि अगर जरूरत पड़ी तो कहां से और किससे हेल्प कैसे मिलेगी। ईश्वर न करे जरूरत पड़े, लेकिन अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी मिलती है तो कौन सा हॉस्पिटल खुला है हमारे आसपास, कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, कौन से हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ये सब पहले से तय रखिए। एक लिस्ट बना करके पेस्ट कर लीजिए घर में कि ये है जरूरी हेल्थ रिलेटेड हमारे नंबर्स हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती है। ईश्वर न करे पड़े जरूरत, लेकिन पड़े तो हमारे पास ये पहले से होना चाहिए।
दूसरा, अगर आपको ऑलरेडी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो पर्याप्त मात्रा में दवाएं रखिए जो जरूरत पड़ सकती है। मेडिसिन की सप्लाई कम है, मेडिसिन की शॉप्स भी कम ओपन हो रही हैं, 24 आवर दुकानें बंद हो चुकी हैं मेडिसिन की, तो जरूरी नहीं है जब आपको दवा की जरूरत पड़े तब मिल ही जाए, तो इसलिए पर्याप्त स्टॉक पहले से रखिए अगर आप रेगुलर मेडिकेशन पे हैं तो। थर्ड, अपने कनेक्शंस को एक्टिवेट रखिए कि अगर जरूरत पड़ी तो कौन आपको हॉस्पिटल ले जाएगा, कौन आपके साथ रहेगा, कौन हेल्प करेगा, ये कनेक्शंस एक्टिवेट रखिए। ये प्रिपरेशन का पार्ट है। एक्शन क्या करें हम? सबसे बड़ी चीज तो है कि टाइम आउट लीजिए कोरोना से। कोरोना इस समय 24 घंटे हमारे आसपास घूम रहा है। वायरस नहीं, उसकी सूचनाएं, उसका समाचार। न्यूज चैनल खोलिए, 24 घंटे कोरोना की बात हो रही है। व्हाट्सएप खोलिए, हर मैसेज, हर दूसरा मैसेज कोरोना के ऊपर है। फेसबुक खोलिए, हर दूसरा मैसेज कोरोना के ऊपर है। और मजे की बात यह है कि इस दौर में पढ़ाई लिखाई की जितने वेबिनार हुए सब कोरोना के ऊपर। ओवर फ्लडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही, 24 घंटे हम लोग सुन रहे हैं उसके बारे में, और कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस में हमको अफेक्ट कर रहा है। 24 घंटे हमारे, जब हम जगे हुए हैं तो सुन रहे हैं, और जब हम सो रहे हैं तो वो दिमाग में घूम रहा है। टाइम आउट लीजिए कोरोना संबंधी चीजों को, सूचनाओं को एक सीमा के बाहर मत सुनिए। दिन भर में एक अपडेट भी बहुत है। दिन भर में एक बार शाम को भी सुन लिया कि क्या स्थिति है, क्या चल रहा है, बहुत है। दिन भर उसको सुनते रहने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो दिक्कत आई है, टाइम टेबल हमारा ड्रास्टिकली अफेक्टेड हो गया है। अब चूंकि कॉलेज जाना नहीं है, ऑफिस जाना नहीं है, तो क्या करें हम? देर तक सोते हैं, जल्दी जग जाते हैं, ऊट पटांग टाइम पे खाते हैं। जब पढ़ने का मन हुआ पढ़ लेंगे, कोई नई सीरीज आ गई तो रात दिन जाग करके मूवी देखते हैं या सीरीज देखते हैं। टाइम टेबल डिस्टर्ब हो गया है। और आपको पता है कि एक जो टाइम टेबल में बॉडी नहीं रहती है तो बॉडी में जो न्यूरोटॉक्सिक केमिकल्स हैं उनकी मात्रा बढ़ने लगती है। अगर सोने, आराम करने, काम करने, एक्सरसाइज करने का रेगुलर पैटर्न नहीं हुआ तो बॉडी में न्यूरोटॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं, जो कि बॉडी की इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, बाहर से आपको नहीं पता चलेगा, इंटरनल ऑर्गन्स को धीरे धीरे मीठे जहर की तरह किल करने लगते हैं। तो टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। छुट्टी है तो क्या हुआ, रूटीन हमारा, हम तो जिंदा हैं, हमारा रूटीन फिक्स रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए। फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज जो घर के अंदर किया जा सकता है, जो योगा किया जा सकता है, जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो करें, उसको रेगुलर करें, छोड़ें ना। और जो लोग नहीं करते हैं उनको कम से कम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज तो करनी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं काम एक्सरसाइज करिए, CALM। C स्टैंड फॉर चेस्ट। सांस की एक्सरसाइज करिए। प्राणायाम नहीं करते हैं तो कम से कम गहरी सांस ले करके छोड़िए 5 मिनट तक। A स्टैंड फॉर आर्म्स। हाथों को स्ट्रेच करते रहिए, कम से कम 5-10 मिनट हर 2-3 घंटे में हाथों को स्ट्रेच करिए। लेग्स की एक्सरसाइज करिए, सिंपल PT भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बड़ी योगा करने की भी जरूरत नहीं। एंड फोर्थ, M स्टैंड्स फॉर माइंड। माइंड की एक्सरसाइज भी बड़ी जरूरी है। अभी हम उसको सेपरेट में डील करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। खाना अच्छे से खाइए। मुझे पता है बहुत सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं कोरोना काल में, लेकिन जो अवेलेबल अच्छे से खाइए, मन से खाइए, खुशी से खाइए। ईट वेल का मतलब ज्यादा खाना और ज्यादा पौष्टिक खाना नहीं। ईट वेल का मतलब है अच्छे से, खुश मन से, जो मिले उसको खाइए। वो फिजिक को, शरीर को बहुत फायदा देगा। और अच्छे से सोइए भी, अच्छी नींद लीजिए। आपकी जितनी जरूरत है, 4 घंटे की जरूरत है, 6 घंटे की, 8 घंटे की, आपकी बॉडी के हिसाब से अलग अलग नीड हो सकती है। जितनी नीड है उतनी स्लीप डेली लीजिए, ये बहुत जरूरी है आपकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। सेकंड आया माइंड। बॉडी तो हो गया, माइंड को मेंटेन रखना। काम का लास्ट M, लास्ट लेटर M, माइंड। कैसे दिमाग को एक्टिवेट रखें और हेल्दी रखें। क्रिएटिविटी अपनी मेंटेन रखिए। आपने देखा होगा कि पूरे वर्ल्ड के लोग ऑनलाइन हो गए। कोई ऑनलाइन खेल कर रहा है, कोई ऑनलाइन खाना बना रहा है, कोई ऑनलाइन
म्यूजिक क्रिएट कर रहा है। सब लोग अपनी क्रिएटिविटी, अपने अंदर की जो क्षमता है, ऑफलाइन नहीं कर सकते तो क्या हुआ, बाहर नहीं कर सकते तो क्या हुआ, घर में कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। अपनी क्रिएटिविटी को मेंटेन रखिए, वो किसी सिचुएशन की मोहताज नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब ही यही है कि हर सिचुएशन में अपने को एडजस्ट कर लेना। तो अगर जो भी सिचुएशन आपके पास है उससे अपने आप को एडजस्ट करिए, कुछ ना कुछ नया करते रहिए, आपके दिमाग की सेहत बनी रहेगी। जो पुरानी हॉबीज थी जिसको भूल गए दिन दिन प्रतिदिन की चीजों में, उसको फिर से याद करिए। क्या था जो आपको बहुत खुशी देता था, भूल गए करना? कविताएं लिखा करते थे क्या? पढ़ाई लिखाई के चक्कर में समय नहीं मिलता। कहानी लिखते थे क्या? फोटोग्राफी करते थे क्या? पेंटिंग करते थे क्या? स्केचिंग करते थे क्या? और कुछ नहीं तो कॉपी में क्या डूडलिंग करते थे? क्या करते थे जो खाली समय में, जो अब नहीं कर पा रहे थे बहुत समय से? उसको एक्टिवेट करिए। ऑनलाइन आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने अपनी पुरानी हॉबीज को शुरू किया है, दे आर वेरी हैप्पी। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको ध्यान से सुनिएगा, अपने सेंसरी ऑर्गन्स को जगाइए। याद रखिए कि जो हमारे शरीर के लिए है बहुत चीजें हैं जो हम करते हैं। अच्छा खाते हैं, अच्छा व्यायाम करते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा दिखते हैं, लेकिन मस्तिष्क के लिए हम लोग शायद ही कभी कुछ कहते हैं, जो सारा कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का। मस्तिष्क के पोषण के लिए हम कुछ नहीं करते। मस्तिष्क को पोषण कौन सी क्या चीजें देती हैं? हमारी पांचों सेंसरी ऑर्गन्स। तो हर रोज समय निकालिए अपने इन पांचों सेंसरी ऑर्गन्स को कुछ न कुछ नया एक्टिवेशन देने की। नई चीजें करिए, जैसे स्मेल एंड टेस्ट, नाक और जीभ के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नया बनाइए, जो इंग्रेडिएंट है उसी से कुछ नया खाना ट्राई करिए, कुछ नई खुशबू लीजिए। याद रखिए जिन फूलों में खुशबू नहीं होती है उसमें भी कोई ना कोई खुशबू होती है, तभी उसको कीटाणु और पक्षी पहचानते हैं। एक्टिवेट करिए अपने सेंस को और खुशबू वो लेने की कोशिश करिए। टेस्ट न्यू थिंग्स, नई नई डिश चखिए, नए नए चीजें चखिए। ट्राई टू डिफरेंशिएट कि ये जो हमारा टेस्ट है वो पिछले वाले टेस्ट से कैसे अलग है, ये जो मैंने चीज बनाई ये पिछले वाले से कैसे अलग है। कल जो मैंने चीज बनाई थी उसमें ये एक छोटा सा इंग्रेडिएंट डाल दिया तो टेस्ट में क्या डिफरेंस आता है, उसको एक्टिवेट करिए। याद रखिए जितना ज्यादा हमारी सेंसरी ऑर्गन्स काम करती हैं, ब्रेन में उतने ही न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। हमारे ब्रेन में उतने ही ज्यादा डेवलपमेंट्स होते हैं जितनी ज्यादा हमारी सेंसरी ऑर्गन्स काम करती हैं। आईज के लिए क्या करें फिर? आंखों के लिए बाहर तो जा नहीं सकते, सबसे बढ़िया तो था कि टूर करना, मार्केटिंग करना, टहलना। अब तो बाहर जा नहीं सकते, क्या करें? पुराने एल्बम निकाल के देख डालिए। क्यों वो फोटोग्राफ्स खींचे थे पिछले कई सालों तक? हमेशा सोचते थे फोटो खींच ले बाद में देखेंगे, बाद में टाइम मिलता नहीं था। उन पुराने एल्बम्स को निकाल करके देखिए। जैसे ही आप पुराने एल्बम को निकालेंगे आपको वो पूरा सीन याद आने लगेगा। कौन थे साथ में, कैसा फील कर रहे थे, किस जगह पे खड़े थे, कितना मजा आया। और ये सब चीजें आपके दिमाग को फिर से तरोताजा कर देंगी और साथ ही साथ आपकी आंखों का स्टिमुलेशन भी बढ़ाएंगी। कान के लिए क्या करें? नए नए साउंड सुनिए, म्यूजिक सुनिए, और केवल अपना फेवरेट वाला म्यूजिक मत सुनिए, हर तरह का म्यूजिक सुनिए और देखिए कि क्या अंतर है। चलिए अपना फेवरेट म्यूजिक ही सुन रहे हैं तो केवल बोल पर या इंस्ट्रूमेंट पर ध्यान मत दीजिए, आप ये ध्यान दीजिए कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से बज रहे हैं। म्यूजिक सुन तो रहे, क्या उसमें घुंघरू की आवाज आ रही अलग से? क्या उसमें बीच में बांसुरी भी बज रही? अच्छा वीणा बज रही कि एक तारा बज रहा है कि गिटार बज रहा है? अपने कान की क्षमता को बढ़ाइए, अलग अलग चीजों को सुनने की आदत डालिए। पक्षी आने लगे हैं घरों में भाई, एक पॉजिटिव इफेक्ट तो ये हुआ कि घर के बाहर पक्षी चहचहाने लगे हैं। हम लोग तो भूल गए हैं कि कौन सी आवाज गौरैया की है, कौन सी आवाज मैना की है। तो अब कोशिश करिए फिर से पहचानिए कि ये गौरैया की आवाज है, ये मैना की आवाज है, ये तोता की आवाज है, ये कोयल की आवाज है। अब उसको याद करिए, सुनने की कोशिश करिए। सुबह के जो नेचर का संगीत होता है वो समझिए दिन भर की एक्सरसाइज के बराबर है।
उसको सुनिए। हवा चल रही तो पत्तों से कैसी आवाज आ रही है, इसको भी सुनने की कोशिश करिए। पानी की बूंदें टपक रही हैं तो कैसी आवाज आ रही है। अपने कानों को आदी करिए नए नए सेंसेशंस की, ये ब्रेन के कनेक्शंस बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगे। और लास्ट, टच। अब इस समय किसी दूसरे के टच का एक्सपीरियंस नहीं ले सकते कोरोना में, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, लेकिन अपने टच को फील करिए। चींटी आ जाती है हम लोग तुरंत झाड़ देते हैं, अरे चींटी खा तो नहीं जाएगी। अपने बाह पे अगर चींटी आ भी गई, थोड़ी देर तक महसूस करिए कि जब वो चलती है तो टेक्टाइल सेंसेशन कैसा लगता है, त्वचीय संवेदना कैसी होती है। हम लोगों ने बहुत सारी संवेदनाएं छोड़ दी है। अब हमारी त्वचा जो है वो असंवेदनशील होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम नई नई संवेदनाएं नहीं देते, ऊपर से क्रीम, तेल, मालिश, केमिकल लगा करके जो उसके ओरिजिनलिटी थी वो खत्म करते जा रहे हैं। टेक्टाइल सेंसेशन हमारी खत्म होती जा रही है। आप देखेंगे कि हमारी दादी नानियां बहुत बड़ी बड़ी उम्र में भी बिना देखे, आंख कमजोर होने पर भी टटोल के सुई में धागा डाल लेती थी। उंगलियां उनकी इतनी सेंसिटिव होती थी। हम लोग आंखों के साथ नहीं डाल सकते, सारा सेंसरी ऑर्गन्स नष्ट कर लिया है। ये मौका मिला है उसको फिर से एक्टिवेट करने का। एक्टिवेट करिए उसको। तो पांचों अगर आप सेंसरी ऑर्गन्स को एक्टिवेट करते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म बहुत इफेक्ट देगा, बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा ये आपके मस्तिष्क की संवेदनाओं और क्षमताओं को जगाने में। है। अब हम लोग क्विकली ये देख लेते हैं कि फैमिली लेवल पे हम क्या हेल्प कर सकते हैं। अगर अपनी बात हमने कर ली, अपनी हेल्प कर लिया, तो फैमिली लेवल पे हम क्या हेल्प कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट हम सभी जानते हैं, कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राउन कहती हैं कि वी आर बायोलॉजिकली, कॉग्निटिवली, फिजिकली, स्पिरिचुअली वायर्ड टू लव। हम लोग प्रोग्राम्ड हैं लोगों से मिलने जुलने, एसोसिएट करने के लिए, प्यार करने के लिए। जुड़ाव हमारी मूल प्रवृत्ति है, तो हमें जुड़े रहना है। हम लोग फिजिकली दूर हो गए लेकिन टेक्नोलॉजी तो है। वेबिनार के लिए ही मिलना जरूरी नहीं है, अपने फैमिली मेंबर्स को जोड़ करके एक वेबिनार करिए। क्या कर रहे हो आजकल तुम, साथ में चाय पीजिए, टाइम निर्धारित करिए, सुबह 7 बजे हम सब लोग अपने अपने घर में बैठ के चाय की प्याली के साथ बात करेंगे, गूगल हैंग मीट पर। कनेक्ट करिए, ऑर्गेनाइज करिए फैमिली मीटिंग्स को। जानिए कौन आपके साथ है और उन्हें बताइए कि आप हमेशा उनके साथ हैं, भले उनके पास नहीं है। ओल्डर जनरेशन ज्यादा परेशान है इस समय। एक तो उनको रिस्क ज्यादा है, इसलिए वो घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते। और दूसरी चीज की एडल्ट और चाइल्ड उनसे अब आजकल बातें नहीं करते, वो ज्यादा परेशान है। उनको एंगेज करिए लाइफ स्टोरी मेथड्स में। उनसे जानिए कि उनके बचपन की कहानियों के बारे में, उनको वो घटनाओं को फिर से जीने की मौका दीजिए कि अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, हमारे परिवार के बारे में बताइए, आपके दादाजी कौन थे। तो अपने आप को अपनी फैमिली हिस्ट्री से अवेयर करिए। बच्चों के लिए ये बड़ा इफेक्टिव है अगर वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करें, कहानियां सुने। और बाहर नहीं जा सकते तो क्या, सांप सीढ़ी, लूडो, ये सब तो बचपने के गेम तो हैं ही ना, इसको खेलिए। शेयरिंग एंड केयरिंग वाले गेम खेलिए। बचपन में आपको क्या सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता था घर में खेलना, उसको खेलिए। चाइल्डहुड लेजर हमेशा खुशी देता है, जो आप बचपन में खेलते थे उसको खेलिए। और बच्चों को भी जानने का मौका दीजिए कि आपके बचपन के गेम कौन से थे। इससे क्या होगा, फैमिली यूनिटी बढ़ेगी, फैमिली आसपास आएंगे। और तीसरा और लास्ट मैं क्विकली बता देता हूं, सोसाइटल लेवल पे क्या करना है। यूनिसेफ की गाइडलाइन है, देखिए कई चीजें हमको करनी है और कई चीजें नहीं करनी है। कोरोना वायरस के बारे में बात करिए, लेकिन इसके साथ कोई एथनिसिटी और लोकेशन मत डाल दीजिए। वुहान वायरस मत कहिए, वुहान वायरस मत कहिए इसको, एशियन वायरस मत कहिए। लोगों के बारे में बात करिए जो ट्रीट किए जा रहे हैं, उनको कोविड केस मत कहिए, दे आर नॉट केस, दे आर ह्यूमन बीइंग। ये बताइए कि कोरोना हो रहा है, लोगों को कोई बुला नहीं रहा है। ये मत बोलिए ट्रांसमिटिंग कोविड, इन्फेक्टिंग अदर्स, वो बुला नहीं रहे हैं, वो जानबूझकर नहीं फैला रहे हैं।
उन्हें खुद कहीं से हुआ है। जो कुछ भी सूचना दीजिए वो साइंटिफिक डेटा पर दीजिए या जो गवर्नमेंट की हेल्थ एडवाइस आ रहा है उसके आधार पर दीजिए। अनाप शनाप कोई भी र्यूमर मत फैलाइए। जो कुछ भी आपने रिसीव किया उसको फॉरवर्ड करना जरूरी नहीं है। और जब भी बात करिए पॉजिटिव बात करिए, नेगेटिव बात सही भी है उसको रोक लीजिए, पॉजिटिविटी फैलाइए। ये सोसाइटी लेवल पे आपको करना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें करनी है, कुछ चीजें नहीं करनी है। और फाइनली अपना काम करिए। ये भूल जाइए कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, आपका काम नहीं है। आप अपना काम करिए। क्या करना है? फैक्ट्स को स्प्रेड करना है, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सही जानकारी आगे बढ़ानी है। अपने सामाजिक प्रभावों को यूज करिए ताकि आप अपनी और दूसरों की हेल्प कर सकें। उन प्रभावों को यूज करिए जो आपके पास हैं। एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। आवाजों को बढ़ाइए, लिंक करिए लोगों के साथ ताकि सोसाइटी की हेल्प हो सके। लोगों के साथ मिलिए जुलिए। याद रखिए कि आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। देखिए अपने आसपास क्या समस्या है, लोगों की समस्याओं को सुनिए ध्यान से, और लोगों को जब जरूरत हो सहायता के साथ जोड़िए। सिचुएशन देखिए लोग कैसे हैं, किन परेशानियों में हैं, उनकी परेशानियों को सुनिए और जब जहां जिस हिसाब से सहायता कर सकते हैं उसको सहायता करिए। आप उनको मनोवैज्ञानिक प्रथमोपचार दे पाएंगे। और हमेशा से याद रखिए कि अभी फिजिकल वैक्सीन नहीं बनी है लेकिन साइकोलॉजिकल वैक्सीन हमारे पास है। ये पाया गया है कि जिन लोगों में ग्रेटिट्यूड होता है, जो लोग आभारी होते हैं अपने जीवन के लिए, अपने समाज के, अपने परिवार के, अपने लोगों के, वो ज्यादा जीते हैं और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। जो लोग हमेशा कुछ सीखने को तत्पर रहते हैं वो ज्यादा पॉजिटिव होते हैं और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। कुछ नया रोज सीखिए। जब आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया अचीव करते हैं, खुशी मिलती है और ये खुशी आपको सारी नकारात्मक मनोवैज्ञानिक स्थितियों से बचाती है। और एक अच्छी हंसी तो जरूरी है हमेशा। एक अच्छी हंसी और एक अच्छी नींद किसी भी प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याओं के बचने के लिए बहुत जरूरी है। तो फिजिकल हेल्थ के लिए भले वैक्सीन ना हो, मेंटल हेल्थ के लिए हमारे पास वैक्सीन है जिसको हम कहते हैं ग्लैड, ग्रेटिट्यूड, लर्निंग, अकॉम्प्लिशमेंट एंड डिलाइट। और फाइनली याद रखिए आप बाहर नहीं जा सकते लेकिन अंदर जा सकते हैं। अपने अंदर जाइए, झांकिए, अपने आप को और जानने की कोशिश करिए। कौन है आप, आपका उद्देश्य क्या है, आपकी अच्छाइयाँ क्या है, आपकी योग्यताएं क्या हैं। इतने में ही 2-4 महीने बीत जाना है क्योंकि आप उससे बहुत ज्यादा हैं जितना आप अपने आप को जानते हैं। तो इसी पर मैं ये टॉक खत्म करना चाहूंगा। मुझे यकीन है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके पास। ये लिस्ट है उन सोर्सेज की जिसको कंसल्ट किया है मैंने इन पीपीटी को बनाने के लिए। ये सारे सोर्सेज हैं जो कि आप लोग कभी भी चाहें तो कंसल्ट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड फैमिली अफेयर्स के पास ये है। WHO की साइट पे सारे लिंक्स हैं, आप जा करके पढ़ सकते हैं और लगातार अपडेट हो रहा है, आप पढ़ते रह सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये समाप्त करूंगा। एक YouTube चैनल भी इस ऑनलाइन जमाने में शुरू करना पड़ा है जिसमें बहुत सारे एकेडमिक और कोरोना वायरस से रिलेटेड टॉक्स हैं, अपलोड हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं इस एड्रेस को, ताकि फ्यूचर में आप कभी भी इस चैनल पर जा करके जरूरी वीडियोज को देख सकते हैं। और ये वीडियो भी मैं वहीं अपलोड कर दूंगा। तो जिन लोगों से छूट गया है, जो लोग नहीं कनेक्ट हो पाए, यू कैन ऑलवेज शेयर द लिंक देयर। तो ये लिंक आपको वहां मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर सकते हैं जिससे कि अपडेट रहें। इसी के साथ मैं एंड करूंगा। फिर से आप लोगों को धन्यवाद। ममता